ये चाह रहा हूँ आज की शाम तक अगर माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा भी संज्ञान ले, थोड़ा भी मेरे साथ न्याय करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह मैं यहाँ से और पूरे रास्ते भर में अपनी पहचान के लिए पूछता जाऊँगा दिल्ली केंद्र सरकार तक कि उत्तराखंड सरकार ने मेरी पहचान और मेरी नागरिकता समाप्त कर दी है। तो मैं अपनी पहचान और अपनी नागरिकता जानने के लिए कल सुबह यहाँ से दिल्ली तक जाऊँगा और केंद्र सरकार के पास जाऊँगा और वहाँ बैठा रहूँगा कि भाई अब आप ही, क्योंकि राज्य सरकार ने ऐसा आप मेरी नागरिकता नहीं तो मैं यहीं पे अपने प्राण चाहूँगा बैठे बैठे कि जब मेरे कोई गुमनाम हूँ, मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूँ क्या हूँ। गाड़ी मोड़ दी कोतवाल साहब ने और वो चले गए कोतवाली में। वहाँ से उनके साथ जो बैठे थे एक मैं पहचानता हूँ उनको, वो कांस्टेबल आए मार्केट वहीं दुकान पे। उन्होंने मेरे को बोला और राकेश भाई बैठो, मैंने कहा हाँ बैठा। तो मेरे को बाहर बुलाया कि बोला यार चलो थोड़ा चाय पानी पीते आपसे बात करते हैं। तो मैं चला गया उनके साथ। तो मैं काफ़ी देर लगभग 1 घंटे बैठा रहा, तब आए कोतवाल साहब वहाँ पे। तो कोतवाल साहब आए तो उन्होंने मेरे को पहले तो बहुत, अब वो शब्द मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं, अब मैं बताना भी उचित नहीं समझता हूँ कि किस हद तक गिर सकता है ये किसी को फंसाने के लिए। कोतवाल साहब ने मेरी उस समय, आप रिक्वेस्ट बोलो उसको क्या बोल, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ वो सब, वैसा मेरे साथ किया। मैं हॉस्पिटल गया, मैंने तो कागज क्या देखने थे। हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर साहब ने बोला जो मेडिकल कर रहे थे, तब मैंने कहा क्या बोलो, मैंने डॉक्टर साहब, मैंने कहा सर क्या है, बोला था आपकी तो 151, ये तो 151 में है एक आदमी से, वो डॉक्टर साहब ने बोला। तब मुझे पता चला कि मेरी गिरफ्तारी दिखा रही है 151 में। शाम को आए तो उन्होंने कागज पूरे बना के, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा है आपने वहाँ चलना है मेडिकल करने के लिए। मैंने कहा क्यों, कि बोला हमें थोड़ा दिखाना पड़ता है कि कहीं वो कल को आप ये ना बोले कि मेरे साथ मारपीट हुई या कुछ हुआ है, तो सिर्फ ये दिखाना कि भाई आप जैसे थे वैसे स्वस्थ हो। लेकिन मेरे को बोलेगा अगर तुझे अपने आरोप साबित करने हैं, तुझे न्याय चाहिए तो त्रिनारायण मंदिर में जाओ, वहाँ तुझे न्याय मिलेगा, हम कुछ नहीं करेंगे पुलिस वाले। मंजिल को ये खबर नहीं कि उसको ढूंढते ढूंढते मैं क्या कुछ खो चुका हूँ। खबर कुछ ऐसी राकेश की भी है। क्या कुछ होता है थोड़ा सा पीछे लेकर आपको चलता हूँ कि पहले एक हेल्पलाइन नंबर पे कॉल की जाती है, आश्वासन मिलता है कि आपकी जल्द ही सीएम धामी से बात करा दी जाएगी। जब वो नहीं होता है तो फिर राकेश पहुंच जाते हैं देहरादून सीएम आवास के आगे। वहां अंदर जाते हैं, उनको बोला जाता है कि अभी सीएम नहीं है यहाँ पर, जब आएंगे हम आपकी बात करा देंगे। सुबह से शाम हो जाती है मगर तब भी बात नहीं होती है, मगर सीएम धामी अंदर ही बैठे होते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं राकेश कि मैं 1 तारीख को नवंबर 2023 में जल समाधि ले लूँगा रुद्रप्रयाग के संगम में। जब ऐसा होने को होता है तो धारी देवी से पहले उनको जबरन गिरफ्तार कर दिया जाता है। कहानी कुछ ऐसी भी है कि एक गिरफ्तारी ऐसी भी हो रही है राकेश की, जो कि खुद राकेश को नहीं पता कि उनकी गिरफ्तारी हो रखी है। मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, क्या हूँ और क्या करने इस धरती पर आया, टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे। चलिए बात करते हैं राकेश से कि क्या कुछ है कहानी। क्या कुछ है कि उस दिन के बाद से 1 नवंबर को आपने तारीख दी थी कि मैं आत्मदाह कर दूंगा रुद्रप्रयाग संगम में, उसके बाद से क्या कुछ कहानी है? आप हमें 3-4 महीने बाद फिर से मिल रहे हैं, क्या है इसके पीछे कारण? जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं 30 अक्टूबर को मैंने आपके चैनल के माध्यम से एक बात रखी थी अपनी कि मैं ऐसा परेशान हूँ, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात नहीं पहुँचती, वो मेरे साथ बात मतलब न्याय देकर मेरे साथ मेरा संज्ञान नहीं लेते हैं, तो मैं 1 नवंबर को रुद्रप्रयाग संगम पे जल समाधि ले लूँगा। तो मैं उसी दिन जब मैंने आपसे बात की थी यहाँ से देहरादून से पैदल चला था रुद्रप्रयाग के लिए। तो 1 नवंबर को दिन में लगभग 1-2 बजे के आसपास मैं पहुंचा था धारी देवी के पास में। तो जहाँ से हमारा मतलब रुद्रप्रयाग जिला शुरू होता है, तो वहाँ पर रुद्रप्रयाग कोतवाली का प्रशासन खड़ा था। कुछ एलआईयू के वाले थे और कुछ कोतवाली वाले थे, पूरी गाड़ी थी 112 की। उन्होंने मुझे वहाँ पे बिठा दिया, मेरे से बात की तो उन्होंने कहा कि बात है कि बोला आपकी क्या डिमांड है, मतलब क्या चाहते हो आप? मैंने कहा मैं सिर्फ एक ही बात चाहता हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पूछना चाहता हूँ कि मेरे साथ ये दुर्भाग्य क्यों हो रहा है। तो वहाँ पर भी उन्होंने जो एसआई साहब थे, थोड़ा मैं समझ लूँगा, वो मेरे को बातों-बातों में कह रहे थे कि मतलब सुना रहे थे कि आत्महत्या करना तो बहुत साहस का काम होता है, ऐसा थोड़ी नहीं खाली बोलने से होता आत्महत्या। तो मैंने उनसे पूछा कि सर मेरे पे भी साहस है, मैंने जो बोला हुआ है, मैंने आज की तारीख दे रखी है और जो जगह मैंने बताया उस जगह तक अभी पहुँचा नहीं हूँ। वहाँ पे जाके मैं अगर आराम कर रहा हूँ तो आप बोलोगे तुम यहाँ पे आके बैठे क्यों हो? मैं जा रहा था, आपने रास्ते में रोक दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आपने जल समाधि रुद्रप्रयाग ही क्यों चुनी? नदी है तो ऋषिकेश से ऊपर तो नदी है पूरा। उन्होंने मेरे को ये अब मैंने कहा सर ये मेरी जन्मभूमि है, अगर और दूसरा मैंने कहा मैंने कोई अपराध तो कर नहीं रखा कि मैं चोरी छुप के नदी में छलांग मार दूंगा। मैंने बता के इसलिए मर रहा हूँ कि अगर आप न्याय नहीं करोगे तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है।
लेकिन मैं कोई कायर की मौत नहीं मरना चाहता हूँ। मैंने कहा ये बात है हुई, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बात कर रहा था। तो वो मुझे ले गए सीओ साहब के पास, रुद्रप्रयाग जो सीओ हैं गिलडाल साहब, उनके पास। सीओ साहब ने, जानते वो सब थे, वो उन्होंने देख लिया था, फिर भी मैंने कहा सर मेरी ये माँग है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़, क्योंकि सब ने, मैंने कहा आप लोग जानते हो सब ने मेरे साथ धोखा कर दिया, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता हूँ, उन्हें अपनी बात रखना चाहता हूँ उनके सामने। तो उन्होंने कहा कि इसमें मैं तो कुछ नहीं कर, लेकिन हाँ, इतना है कि मैं डीएम साहब से आपकी कल सुबह मुलाकात करा दूँगा, और डीएम साहब भी जानते हैं, बोला उनको सब पता है, तो सिर्फ़ ये उनको बताना है कि आप उनसे बात करना चाहते हैं। तो डीएम साहब बोला बीसी द्वारा आपकी उनसे बात करा देंगे। पहली नवंबर को उन्होंने ये बोलकर मुझे गाड़ी में बिठाया और गाँव भेज दिया। उन्होंने मेरे को उस दिन रुद्रप्रयाग रहने नहीं दिया। ये बोल रहे थे कि यहाँ पर मीडिया वाले आ जाएँगे, फिर बिना बात का बतंगड़ हो जाएगा। उन्होंने मेरे को रात को घर भेज दिया और ये बोला कि कल सुबह फाटा चौकी वाले आपको फिर गाड़ी में रुद्रप्रयाग भेज देंगे। वैसा ही किया, मैं सुबह चौकी में गया, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, रुद्रप्रयाग भेज दिया। रुद्रप्रयाग में जब गया तो वहाँ सीओ साहब थे नहीं, तो वो जो चौकी इंचार्ज थे एसआई साहब थे, उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि हमने बात कर रखी है, आप वहाँ चले जाओ डीएम साहब के कार्यालय, वहाँ बात हो रखी है, आप जाओ और सीधे बात हो जाएगी। मैं जब वहाँ गया तो डीएम साहब के जो पीए हैं उन्होंने मेरे से मिलने से मना कर, मतलब मिलने के लिए मना कर। उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ से कुछ नहीं होगा, आप जो है वहीं सीओ साहब से मिलो। पहले बोला कि हम आपको हाँ, खुद ही मिलाएँगे। मिला देंगे, लेकिन सीओ साहब मिले नहीं। फिर मैं, आप लगा लो वहाँ से 5 किलोमीटर पैदल डीएम साहब का ऑफिस है मार्केट से, वो गया, वहाँ से वापस फिर सीओ साहब के पास आया। तो सीओ साहब के पास गया, फिर सीओ साहब ने बोला कि नहीं, नहीं मैंने बात करी, मैं वहीं था अभी, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ से हो जाएगा। फिर दोबारा वहाँ से डीएम साहब के पास गया, फिर उनके पीए ने मना कर दिया कि नहीं, नहीं यहाँ से कुछ नहीं होना, यहाँ नहीं होगा मिलना। अगर ऐसा है या तो बेटर हो, जब होगा तब नहीं। मैं फिर वापस आया तो वहाँ से कुछ हुआ नहीं। ये दौड़ा-भागी चलती रही, मैं कभी सीओ ऑफिस के डीएम कार्यालय, ऐसे चलता रहा, कुछ नहीं होने वाला। यही कब तक चलता रहा? ये लगातार चलता रहा, तो 20 जनवरी को मैंने एक पत्र और दिया डीएम साहब को, उसकी कॉपी है मेरे पास। मैंने उसमें ये लिखा था विषय में कि मुझे आत्महत्या ना करनी पड़े, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता हूँ। और मांग सिर्फ एक कि मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलना है, मेरे को मेरा न्याय चाहिए। मैं भी उत्तराखंडी हूँ, मैं भी उत्तराखंड में रहता हूँ और उत्तराखंड के पहाड़ों से आता हूँ। उस पहाड़ से, जिस पहाड़ों के लिए ये बोला जाता है कि भाई पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी आज तक किसी के काम नहीं आया। ये देखिएगा पूरी जवानी उतार दी है इस आदमी ने अपनी। फिर क्या हुआ तो सर? उस पत्र पे मैं आज यहाँ भी आया हूँ, और उसके बाद मेरी लड़ाई सिर्फ उस पत्र पे है, जो मैंने 20 जनवरी को डीएम साहब को दिया था। तो 24 तारीख को मैं फिर गया डीएम कार्यालय। मैंने कहा सर मैंने जो परसों पत्र दिया उस पर कुछ कार्रवाई हुई होगी। तो वही जो डीएम साहब के पीए है, उन्होंने मेरे को भला बुरा बोलकर वहाँ से भगा दिया कि तुम थाने में जाओ। मैंने कहा थाने वाले जो अपना काम है वो नहीं करे, तो डीएम साहब का काम तो वो तो कर भी नहीं सकते। ये तो मैंने कहा या तो मेरा पागलपन होगा, मैं उनसे क्यों पूछूंगा। बिल्कुल। पत्र मैंने डीएम साहब को दे रखा है सीएम साहब से मिलने के लिए, तो उसमें थानेदार का क्या रोल है। तो मैं वापस आ गया वहाँ से। 2-3 दिन में वैसे सोच विचार में था कि क्या करूँ। तब तक 27 जनवरी की बात है, मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि 28 जनवरी को सीएम साहब अगस्त्यमुनि आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल आए थे। तो मैंने अपनी फेसबुक आईडी पे एक पोस्ट बना के डाली कि मैंने कहा उसमें मैंने हेडिंग बनाई कि मेरी डेड बॉडी से स्वागत होगा सीएम साहब का रुद्रप्रयाग जिले में। और नीचे से मैंने पूरा विवरण लिखा कि मैं तब से ऐसा-ऐसा परेशान हूँ और यहाँ मेरे से कोई न्याय नहीं हो रहा, कोई बात तक नहीं हो रही है। इसलिए मैंने उनसे मिलने के लिए भी, मैंने उसमें वो भी लिखा हुआ था कि मैंने सीएम साहब से मिलने के लिए भी सारे रास्ते आज़मा लिए, लेकिन कहीं से भी मेरे को सफलता नहीं मिली, इसलिए मेरे पास अंतिम विकल्प है ये। रुद्रप्रयाग दीदी भूली के कार्यक्रम के लिए आ रहे थे आ रहे ऐसे? थे, बिल्कुल। तो उसके बाद 27 तारीख को जब मैंने ये डाला तो शाम का टाइम था, तो कोतवाली से पहले कोतवाल साहब की गाड़ी गई उधर से, शायद वो मुझे ही देखने आए, क्योंकि वो आए जैसे ही मैं वहाँ पे एक दुकान में बैठा, उन्होंने मुझे देखा, गाड़ी मोड़ दी कोतवाल साहब ने और वो चले गए कोतवाली में। वहाँ से उनके साथ जो बैठे थे एक मैं पहचानता हूँ उनको, वो कांस्टेबल आए मार्केट में वहीं दुकान पे। उन्होंने मेरे को बोला और राकेश भाई बैठो, मैंने कहा हाँ बैठा। तो मेरे को बाहर बुलाया कि बोला यार चलो थोड़ा चाय पानी पीते हैं, आपसे बात करते हैं। तो मैं चला गया उनके साथ, वहाँ पे गए चाय पी, तो उन्होंने बहुत देर लगा दी चाय पीते, बहुत बातें करती, हल्का अंधेरा हो गया। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा करो आज भोजन हमारे साथ कर लो, और मैंने मना किया तो उन्होंने बहुत जिद कर दी, यार बोला हमसे क्या नाराज़गी, हमारा तो ना क्षेत्र है आपका ना कुछ। उन्होंने भी ये बात वहाँ पे कर दी कि हमारे क्षेत्र में भी आपकी एप्लीकेशन नहीं है, आप हमसे क्यों नाराज़ हो। मार्केट से आपको चाय पिलाने के हाँ, चाय बहाने? पिलाने के बहाने ले गए, और उसके बाद उन्होंने अपनी मेस में मुझे शाम को रोटी खिलाई। अच्छा, मेस में रोटी भी हाँ, खिलाई? मेस में रोटी भी खिलाई। तो रोटी खिलाने के बहाने भी फिर बहुत देर तक वहाँ पे बैठे, तो अंधेरा हो गया था पूरा। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कोतवाल साहब भी बोलेंगे कि कहाँ तक है अभी तक, तो थोड़ा उनसे मिल लो आप, थोड़ा मुझे भी हो जाएगा कि मैं राकेश भाई के साथ था। तो मैंने कहा ठीक है, मिलने में क्या हर्ज है।
हम कोतवाली में चले गए। उन्होंने मुझे पीछे कमरा था वहाँ बिठा दिया, बोला मैं आता हूँ कोतवाल साहब को लेके। तो मैं काफ़ी देर लगभग 1 घंटे बैठा रहा, तब आए कोतवाल साहब वहाँ पे। तो कोतवाल साहब आए तो उन्होंने मेरे को पहले तो बहुत, अब वो शब्द मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं, अब मैं बताना भी उचित नहीं समझता हूँ कि किस हद तक गिर सकता है ये किसी को फँसाने के लिए। कोतवाल साहब ने मेरी उस समय, अब रिक्वेस्ट बोलो उसको क्या बोलूँ, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ वो शब्द, वैसा मेरे साथ किया। और अच्छा, मतलब ये दिखाया कि पूरा रुद्रप्रयाग पुलिस प्रशासन मेरे साथ है। उन्होंने वो दिखाने की कोशिश की। दिखावा पूरा वो किया। मेरे को भाई के अलावा कोई बात नहीं कि आप मेरे बड़े भाई हैं, इस तरीके से। जयपाल सिंह नेगी था उनका नाम, अब ट्रांसफ़र हो गया उनका। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि मैं अभी तक सीओ साहब के पास था और मेरी सीओ साहब की एसडीएम साहब से बात हुई। एसडीएम साहब, हम तीनों कल आपको लेके जाएँगे डीएम साहब के पास सुबह, और वहीं से हम साथ चलेंगे अगस्त्यमुनि, आपका पास बनाएँगे और अगस्त्यमुनि में आपकी सीएम साहब से मुलाकात करके आपका भी कहानी ख़त्म, हमारी भी कहानी ख़त्म। सब इस मामले से छुटकारा पा लेंगे। बस एक रात की बात है। ये सारी बातें उस कमरे के अंदर हुई जिसमें आपको कोतवाली में। कोतवाली में, हाँ, जिसमें मैं कि बोल आपको रहा था। चाय पिलाने के नहीं, बहाने। चाय तो हाँ, चाय पिलाने के बहाने ले गए थे, लास्ट वहाँ ले गए वो। हाँ, हाँ। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को, कोतवाल साहब ने कहा कि आप ऐसा है, आप मेरे बड़े भाई हो, एक रात बस ये है कि आप अब मार्केट भी कहाँ जाओगे, अगर हमें भाई समझो यहीं सो जाओ आज। तो उन्होंने मुझे वहीं सुला दिया। ये बोल कर के अब रात मार्केट कहाँ जाओगे, वहीं। तो मैं फिर रह गया कि चलो, मैंने कहा ये लोग मेरे लिए इतना ध्यान रख रहे, कोई बात नहीं। जब मैं सुबह उठा तो वो कोई थे नहीं वहाँ पे, तो मैं थोड़ी देर बाद मैंने जो वहाँ पे एक पुलिस वाले थे, मैंने उनसे कहा कि मैं जब तक साहब आते कोतवाल साहब, मैंने कहा मैं चाय पी के आता हूँ। तो उन्होंने कहा कोतवाल साहब ने कहाँ से आना, वो तो दिन में आएँगे। मैंने कहा नहीं, अभी कमरे से आएँगे, फिर अगस्त हमने वहाँ जाना है। कि बोला नहीं, वो तो अगस्त्यमुनि चले गए। तो मैंने कहा चले गए, कब गए? कि बोलो तो सुबह चले गए सब के सब। बोला हम ही हैं यहाँ पे। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैंने कहा अब साहब भी नहीं है तो मैं तो उनके लिए मैं जाता हूँ, मुझे चाय भी पीनी है, मैं मार्केट निकलता हूँ। तो अब उन्होंने मेरे को बोला कि आप कोतवाली से बाहर नहीं जा सकते हैं, हम जो 3-4 हैं हमारी ड्यूटी लगी है, जब तक कोतवाल साहब नहीं आएँगे आप यहाँ पे हमारे साथ हैं। जब तक जब तक कोतवाल साहब नहीं आएँगे आप यहाँ से बाहर नहीं जा, आपका चाय, पानी, खाना-पीना सब व्यवस्था होगी, लेकिन यहीं कोतवाली के अंदर, आप बाहर नहीं जाएँगे। तो मैंने कहा कब आएँगे साहब? भी बोले ये हमें पता नहीं। मैं भी बैठा रहा, उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला आप फ़ोन स्विच ऑफ कर लो। दिन भर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ, 28 जनवरी की बात है, जिस दिन सीएम साहब अगस्त्यमुनि आए थे। मैंने फ़ोन बंद कर लिया, बेटा क्या करता, मैं अकेला बैठा था रुद्रप्रयाग से, किसी ने, सबको पता था मार्केट से, जब पुलिस वाले मेरे को, उनको पता था इसको क्यों ले जा रहे हैं, लेकिन एक आदमी भी वहाँ सही बात बोलने की हिम्मत नहीं करता रुद्रप्रयाग में। पूरे दिन में ले गए, सबको फेसबुक के माध्यम से भी पता चल गया था कि मैंने क्या डाला हुआ है और प्रशासन मेरे साथ क्या कर रहा है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। अब मैं अकेला क्या ये करता? खलबली तब हुई जब आपने फेसबुक पे अपना डाला। पोस्ट डाला जी, जी, जी। कि मैं क्योंकि स्वागत ऐसे करूँगा हाँ, कुछ। क्योंकि मेरी पोस्ट के तुरंत 2 मिनट बाद मेरे को एक एलआईयू वाले का कॉल आया था फर्स्ट, कि बोला आप कहाँ पर हो? मैंने कहा मैं मार्केट में। मैंने कहा क्यों? कि बोला यार आपने कुछ डाला हुआ है फेसबुक में? मैंने कहा हाँ। तो उनकी कॉल कटी, उसके 2 मिनट बाद मैं बता रहा हूँ जो कि कोतवाल साहब की गाड़ी आई थी और वो वहाँ से उन्होंने मुझे देखा, फिर वापस चले गए। तो मैं 28 तारीख को, तो उसके बाद कोतवाल साहब आए शाम को अगस्त्यमुनि से। शाम को आए तो उन्होंने कागज़ पूरे बना के, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा है आपने वहाँ चलना है मेडिकल करने के लिए। मैंने कहा क्यों? कि बोला हमें थोड़ा दिखाना पड़ता है कि कहीं वो कल को आप ये ना बोले कि मेरे साथ मारपीट हुई या कुछ हुआ है, तो सिर्फ़ ये दिखाना कि भई आप जैसे थे वैसे स्वस्थ हो। मैंने कहा इसका क्या? आपने तो मैंने कहा ये बोला था मेरे को, कि बोला अब भी आपकी बात होगी, वहाँ से सीधे एसडीएम साहब के ही पास जाना। मेरे को वहाँ से अच्छा, ये अच्छा, बोला कि अभी भी हाँ, आश्वासन चल रहा है। अभी भी वही बात हुई कि वहाँ से एसडीएम साहब के पास जाना, बात वही होगी। जब मैं हॉस्पिटल गया, मैंने तो कागज़ क्या देखने थे। हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर साहब ने बोला, जो मेडिकल कर रहे थे, कि बोला वो और दूसरी पार्टी का है। तो पुलिस ने बोला कि कौन सी दूसरी? बोला यही है। तो उन्होंने कहा आपने तो 151 में गिरा, 151 एक आदमी से कहाँ होता है? हैं? तब मैंने कहा क्या बोले? मैंने डॉक्टर साहब, मैंने कहा सर क्या है? ये बोला था आपकी तो 151, ये तो 151 में है, एक आदमी से। वो डॉक्टर साहब ने बोला, तब मुझे पता चला कि मेरी गिरफ्तारी दिखा रही है 151 में। मैंने वहाँ पे काफ़ी विरोध किया, लेकिन फिर बात वही है, मैं अकेला, पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती मेरा मेडिकल करा दिया। उन्होंने कहा आपने सिर्फ़ ये बोला, वो वास्तविक था कि मेरे साथ कोई मारपीट नहीं हुई, पर मेरा 151 में मेडिकल कराई उन्होंने। मेडिकल आप समझ रहे हैं, मतलब एक गिरफ्तारी ऐसी भी, ऐसे भी हो रही है। एक गिरफ्तारी ऐसे भी कि आपको चाय के बहाने लेके जाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, रात को सुलाया जाता है और सुबह आपके आसपास 4 पुलिस वाले खड़े कर दिए जाते हैं कि आपको यहाँ से बाहर नहीं जाना है, और कहीं नहीं, आप बिल्कुल एक कमरे के अंदर आपको स्वस्थ मस्त चीज़ें मिल रही है, और फिर बहाने से क्या मेडिकल भी किया। करा दिया। उसके बाद क्या हुआ? जब मेडिकल हुआ फिर मैं कोतवाली, तो मैंने कहा सर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो तब उन्होंने बोला कि हमें ये दिखाना पड़ता है, पर आप अभी भी एसडीएम साहब के यहाँ जाओ, वो सब कुछ नहीं है। तब एसडीएम साहब के यहाँ गए तो तब पता चला, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बोला कि गिरफ्तारी किसकी हो रही है सब। तब मैंने उनसे पूछा, जो वहाँ पे लोग थे, मैंने क्या बोला, आपकी तो गिरफ्तारी है 151 में। वो तो एसडीएम साहब जानते, वो भी सब हैं,
एचएम साहब ने मेरे को पूछा कि उन्होंने काफ़ी कागज़ बना रखे थे कोतवाली वालों ने, मतलब उन्होंने हो सके उन्होंने जिस तरीके से बनाई, मेरे तो अभी तक ज़मानत भी नहीं होती क्योंकि बहुत पेपर थे। तो एचएम साहब ने पूछा कि क्या किया आपने? मैंने कहा सर वो आपको भी पता होगा जो मैंने किया हुआ है और मेरे को देख के भी आपको लग रहा होगा। तो उसके बाद एचएम साहब ने सिर्फ़ वो सारे कागज़ अलग रखे जो इन्होंने ले जा रखे थे। सिर्फ़ एक एप्लीकेशन में ये लिखवाया, मतलब लिखवा रखा था उन्होंने कि 6 महीने के अंदर मेरे को जब भी तहसील में बुलाया जाएगा मैं आऊँगा, यदि नहीं आऊँगा तो मेरे को 2000 रुपये जुर्माना दूँगा। ये मेरे से लिखवाया एसडीएम साहब ने, उसमें मेरा साइन है वहाँ पे। अच्छा, साइन है। हाँ, वो उसमें ये लिखा था कि 6 महीने के अंदर जब भी मेरे को बुलाया जाएगा मैं आऊँगा तहसील में रुद्रप्रयाग में, अगर नहीं आया तो मुझे 2000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। उसके बाद मैं फिर वहाँ गया, मैंने कहा सर, मैंने एसडीएम साहब से बोला, मैंने कहा सर मेरी तो ये गिरफ्तारी ये सब मैं तो आपके पास इसलिए आया हूँ कि मुझे आपने डीएम साहब से मिलाना है, डीएम साहब ने सीएम साहब। तो एसडीएम साहब हँसने लगे, उन्होंने कहा कि ये नहीं, मेरा तो क्षेत्र भी नहीं है, आपके तो एसडीएम भी दूसरे हैं, मेरे तो ये मामला है। उन्होंने पुलिस वालों को बोला ले जाओ इनको, फिर वो मुझे मार्केट लेके उन्होंने छोड़ दिया। अब उसके बाद फिर मैं दौड़ा भागी पे लगा रहा, काफ़ी कोशिशें की, लेकिन ना तो मेरी डीएम साहब से मुलाकात हो पा रही है, क्योंकि डीएम साहब से एक उम्मीद थी, मुझे क्या पता वो करा दें, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही। तो लास्ट में मैंने 29 फरवरी को जो फाटा चौकी प्रभारी हैं उनको फ़ोन किया, क्योंकि उनकी रिपोर्टें बीच में आती रही, कई रिपोर्टें आती रही कि मैंने आजकल भी जांच पड़ताल की तो इसके माता-पिता का कहना है कि वो हमारा बड़ा बेटा है, हम उसको सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन वो खुद हमसे लड़ झगड़ कर बाहर रह रहा है। ये उनकी रिपोर्टें हैं फाटा के। तो मैंने कहा सर ठीक है, जो आप कह रहे हैं, जो आपकी रिपोर्ट है आप वही काम करो, आप मुझे मेरा हिस्सा दिला दो और मैं अपना वो भूल जाता हूँ इस मामले को। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मैं शुरू से कर बोल रहा था और ये तो आपका अधिकार है, इसमें आपके पिता भी कुछ नहीं, अगर वो बोलेंगे भी तो मैं उनको बोलूँगा। ये उन्होंने मेरे से बोला 29 फरवरी को। 29 फरवरी। 1 मार्च को मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर आपने बुलाया था कि बोला हाँ मैंने बुलाया, मैंने कहा मैं कल आता हूँ। और मैंने कहा सर एक चीज़ आपकी, जो भी वो बोले, अगर वो 3 हिस्से करें ना करें, जितने भी करें, उनको कल जो बोलेंगे मेरे सामने आपको वो रिपोर्ट मुझे देनी है। तो उन्होंने कहा कि मुझे लिख के देने में कोई वो नहीं है, जो वो बोलेंगे आपके सामने मैं लिख के दे दूँगा। 2 मार्च को मैं फाटा गया, मैं जैसा गया तो उन्होंने उसके बाद मेरे पिता को बुला दिया। तो मेरे पिता ने आते ही साफ बोला कि मैंने इसको कुछ नहीं देना। बात पहले खत्म। बोला कि मैं दे दूँगा? उनके अनुसार, पुलिस अच्छा, के उन रिपोर्ट पुलिस के अनुसार। लेकिन मेरे पिता ने साफ मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं देना है, मैं इसको कुछ नहीं दूँगा। तो मैंने कहा कि सर ठीक है, जो मेरे पिता आप मेरे सामने आपको बोले आप मुझे लिख के दे दो। तो उन्होंने कहा मैं लिख के नहीं दूँगा, चौकी प्रभारी ने। मैंने कहा सर मेरी आपसे बात हुई थी और आपने पहले वो रिपोर्टें तो खूब दे रखी है जो इनके पक्ष में बिना बात के, अभी तो ये सामने बोले ना, आप जो ये बोले वही ले। तो वो मेरे को वहाँ पे धमकाने लगे कि तू अनपढ़ों वाली बात कर रहा है, मैं तुझे क्यों लिख के दूँगा? मैंने कहा शिकायत करता मैं हूँ, परेशान मैं हूँ, आप मुझे नहीं किसको दोगे? किसी पाकिस्तानी नागरिक को दोगे लिख के? तो उन्होंने कहा कि तू ऐसा नहीं है। तो हमारी ऐसी बहस हो रही थी, क्योंकि मेरे घर वालों का दरअसल ये है कि फाटा पुलिस चौकी या रुद्रप्रयाग पुलिस के साथ ऐसा जो माहौल बन गया कि एक जैसे फैमिली रिलेशन जैसा। हर पारिवारिक। बिल्कुल, मेरे घर वाले अगर बोलेंगे दौड़ दो साथ होता तो रुद्रप्रयाग पुलिस साथ ही बोलेगी, मेरे सामने 4 नहीं बोलेगी, बिल्कुल भी नहीं। यही हो रहा है। तो आप अब मैं जो बात बोलूँ, मेरे पिता ने वहाँ पे ये बोला कि सर इसने हम पे झूठा आरोप लगा रखा है। तो मैंने कहा मैंने झूठा आरोप लगा रखा तो मैं कार्रवाई करने के लिए बोला हूँ ना, शुरू से ही बोला हूँ। आप बोलो आप मेरे आरोपों की जाँच करो, मैं गवाह सबूत जो चाहे मैं कर दूँ। आप तो चौकी प्रभारी ने कहा मैं तो इस पे क्या जाँच हो, कुछ जाँच नहीं होनी इस पे। तो मेरे पिता ने बोला उसके बाद कि सर आप इसको पकड़ के रखिए कहीं भाग ना जाए, कल इसको आपने मेरे साथ त्रिगुणाल लाना है और वहाँ मंदिर में जो है वहाँ हो गया अब सच्चाई जुड़ा। मैंने कहा सर वो तो कोतवाल साहब वो चौकी प्रभारी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, आपको अपनी बात साबित करनी मेरे को कि आप इनके साथ वहाँ चले जाओ। मैंने कहा सर कौन सा कानून बोल रहा है? देवभूमि है और देवभूमि में हालांकि देवताओं का वास जरूर है, मगर मैं बहुत जरूरी विश्वास नहीं करता कि हूँ। हर चीज पे न्याय के लिए हम देवताओं को। नहीं, मैं थोड़ा आपकी बात, मैं एक तरफ मेरी जो शिकायत है वो देवताओं से संबंधित है, उसमें तो पूरे पुलिस प्रशासन मेरे घर वाले के देवी देवता होते ही नहीं है। मेरी जो कार्रवाई शुरू से रोकी जाए उसमें, क्योंकि एक बिंदु में देवी देवताओं का भी जिक्र है उसमें, तो उसी बात से मेरी पूरी कार्रवाई रोकी जा रही है 3 साल से कि देवी देवताओं को तो हम मानते ही नहीं है। लेकिन मेरे को बोलेगा अगर तुझे अपने आरोप साबित करने हैं, तुझे न्याय चाहिए तो त्रिनारायण मंदिर में जाओ, वहाँ तुझे न्याय मिलेगा, हम कुछ नहीं करेंगे पुलिस वाले। वो इसके लिए बाकायदा मेरे को उन्होंने 2 तारीख भी ये बात हुई, मैं वापस आया। 3 तारीख उन्होंने मुझे फ़ोन किया फिर चौकी प्रभारी ने कि बोला तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं गाँव में। कि बोला यार ये लोग आ रखे हैं यहाँ पे, मेरे घर वाले फिर चौकी में जा रखे थे कि इनके साथ तुम त्रिनारायण चले जाओ। मैंने कहा सर आप कल बोल दो, कल तो मैंने मजाक में ले, पर आप क्या सिर कि बोला नहीं, तुम्हें अगर अपने आरोप साबित करने, तुम्हें न्याय चाहिए, तुम त्रिनारायण मंदिर में चले जाओ, बाकी ऐसा नहीं। तो मैंने कहा सर आप तो कार्रवाई कर नहीं रहो, आप मुझे लिख कर दे नहीं रहो, आप उल्टी जगह भेजो, हो सके वो मुझे मारने के लिए उसकी जिम्मेदार।
तो वो मुझे बोलेंगे फिर वही कि यार तू अनपढ़ों वाली बातें कर रहा है, मैं क्यों लिख के दूँगा? अब मैं लिख के भी दूँगा तो मैं शासन को दूँगा। अब क्या है ये आपका? तो मैं आपकी बात तो उसके बाद मैंने वहीं से रुद्रप्रयाग सीओ साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा सर मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, तो सच्चाई ये है ये सब एक दूसरे के कंधे पे जिसको कहा हुआ कि बंदूक रखने वाला। तो सीओ साहब ने मेरे को वहाँ से बोला कि देखो तुम्हारा क्षेत्र अलग है मेरे क्षेत्र, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। मेरे क्षेत्र का हो तो मैं कार्रवाई ज़रूर करता, भले तुम्हारे खिलाफ हो या तुम्हारे पक्ष में हो, लेकिन कार्रवाई ज़रूर करता। पहले से भी कई बार बोला था। तो मैंने उसके बाद क्या कर दिया कि एसपी कार्यालय में फ़ोन किया और एक पत्र बना के अपनी शिकायत वहाँ से ट्रांसफ़र कर दी फाटा से रुद्रप्रयाग क्षेत्र में। उसके बाद 5 तारीख को मुझे पता चला कि सीओ साहब को मेरी फ़ाइल मिल गई है, रुद्रप्रयाग गिलजाल साहब को 5 मार्च को। 6 मार्च को मैं घर से वापस आया, 7 तारीख में सुबह ऑफ़िस में गया सीओ साहब के पास। तो सीओ साहब ने मेरे से बयान लिए, भले जानते भी वो साहब हैं, फिर भी मैंने बताया अपनी बात। तो उन्होंने वहीं से मेरे पिता से फ़ोन पे बात भी की। तो मेरे पिता ने एक ही शब्द उस टाइम ये बोला था जो मेरे सामने कि साहब इसने तो 2 साल पहले मेरे को लिख के दे रखा कि मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने कहा सर मैं फ़ोन पे ही था, मैंने कहा सर आप उनसे ये तो पूछो कि तुम इससे छुड़वाना क्यों चाह रहे हो? तो सीओ साहब ने वो नहीं पूछा, मेरे को ये बोला उस टाइम कि कोई बात नहीं मैंने सामने बुला रखा है। मुझे लग गया था ये भी कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने सिर्फ़ उनको ये बोला कि मैं आपको चिट्ठी दूँगा, यहाँ आना है। अब दूसरी बात ये है कि देखो रुद्रप्रयाग क्षेत्र अलग हो गया, फाटा क्षेत्र अलग हो गया। रुद्रप्रयाग पुलिस को कैसे पता कि मेरे घर वाले कहाँ पर थे? मेरे गाँव में किसी को ये पता नहीं 12 मार्च को वो 6 लोग रुद्रप्रयाग आ गए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसी इनकी सेटिंग है मेरे घर वालों की पुलिस के साथ कि गोपनीय तरीके से उनको रुद्रप्रयाग बुलाया जा रहा है। गाँव में, इलाके में किसी को पता नहीं ये 6 लोग रुद्रप्रयाग आ गए। 12 मार्च को वहाँ पे आए तो वो 6 लोग बैठे थे, मैं खड़ा था। मैंने अपनी सारी बातें जो 6 बिंदु हैं मेरी शिकायत में, मैंने आपके माध्यम से पहली बार एक ही एप्लीकेशन है। हाँ, उस एप्लीकेशन पे मैं एक ज़िक्र थोड़ा आपको बता दूँ, मैंने सीओ साहब को भी बताया। मैंने कहा सर इसमें सिर्फ़ 6 लोगों के नाम है। 23 फरवरी 2022 को जो मैंने डीएम साहब को पहला पत्र दिया था, सिर्फ़ हेडिंग चेंज है, वही पत्र राष्ट्रपति भवन तक मैंने भेज रखा है। मैंने कहा इन 6 के अलावा इसमें किसका नाम है? बोला किसी का नहीं। मैंने कहा इन्होंने मेरी ज़िंदगी ऐसे खतरे में डाल दी, इन्होंने गाँव के कुछ लोगों को बोल रही है कि तूने उन पे झूठा मुकदमा कर। और मैंने कहा ख़ास बात ये है कि फाटा चौकी प्रभारी ने उनके बयान भी ले रखे हैं। जिनका मैंने नाम लिख रखा है उनके बयान नहीं, जिनका नहीं लिख रखा है उनके बयान दर्ज है। और एक जो हमारे देवता का पुजारी है, इन्होंने मेरे को पूरे क्षेत्र में बदनाम कर दिया कि तू इसने अपने देवता के पुजारी पे झूठा मुकदमा कर रखा है। अब मैंने कहा आप बताइए, सीओ साहब ने सिर्फ़ ये बोला कि इसमें किसी के नाम नहीं है, लेकिन ये नहीं बोला कि क्या ये जो बोला तुम सचमुच इसको ऐसा परेशान कर रहे हो? कुछ नहीं। मैंने एक आकार अपने वहाँ पे जो 6 बिंदु हैं वो रखे, वो साबित किए, लेकिन सीओ साहब ने ये नहीं पूछे ये जो आरोप लगा रहा है वो सही है, गलत है। लास्ट में सीओ साहब ने जो फैसला किया, मतलब अपनी तरफ से एक ही फैसला किया कि इन 4 लोगों को बाहर किया और मेरे दोनों भाइयों को बोला कि ऐसा है, ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, इनके में पैर पकड़ लो, माफ़ी माँग लो और घर जाओ आराम से रहो तीनों भाई। मैंने कहा सर ये दोनों मेरे को अपना भाई नहीं मानते। आपके सामने आपको दिखाने के लिए ये यहाँ पे मेरा पैर पकड़े, घर में मेरा गला पकड़ेंगे, इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? इनको अपनी गलती का एहसास है नहीं। तो मैंने कहा ऐसा आप, मैंने कहा सिर्फ़ कार्रवाई करो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, कुछ नहीं होगा। तो अब मैं आज जो आपके पास आया हूँ, आपके माध्यम से मैं सिर्फ़ लास्ट ये बात कहना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड ने मेरी पहचान और मेरी नागरिकता समाप्त कर दी, उत्तराखंड सरकार ने। क्योंकि मेरे साथ जो दुर्व्यवहार, मैंने आपको भी बता दिया, एक चाय के बहाने मेरी गिरफ्तारी हो गई। इसलिए कि मैंने जो शिकायत करी उस पे क्या कार्रवाई होनी, शुरुआत वहाँ से हुई। अब आप लगा लो किसी ने सही या गलत जो भी शिकायत कर गई, शिकायतकर्ता को अगर जो है कि शिकायत पे क्या कार्रवाई वो बताने के बजाय उससे गिरफ्तार किया जा रहा है 151 के तहत। 151 में आप लगा लो मेरे साथ एक आदमी भी होता तो मैं ऐसा दर-दर की ठोकरें खाता सड़कों पे। तो अगर अब क्या चाह रहे हैं? मतलब मैं ये चाह रहा हूँ आज की शाम तक अगर माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा भी संज्ञान लें, थोड़ा भी मेरे साथ न्याय करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह मैं यहाँ से और पूरे रास्ते भर मैं अपनी पहचान के लिए पूछता जाऊँगा दिल्ली केंद्र सरकार तक कि उत्तराखंड सरकार ने मेरी पहचान और मेरी नागरिकता समाप्त कर दी है। क्योंकि जैसा एक नेपाली भी मेरे सामने भी है, आप भी जानते होंगे, अगर कोई नेपाली भी शिकायत दर्ज करता है तो उस पे कार्रवाई होती है। भले आराम से होगी, जो भी होगी, लेकिन जैसा मेरे साथ हो रहा है ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता कि शिकायत पे क्या कार्रवाई वो पूछने के बजाय उल्टा मुझे गिरफ्तार किया गया। तो मैं अपनी पहचान और अपनी नागरिकता जानने के लिए कल सुबह यहाँ से दिल्ली तक जाऊँगा और केंद्र सरकार के पास जाऊँगा और वहाँ बैठा रहूँगा कि भाई अब आप ही, क्योंकि राज्य सरकार ने ऐसा, आप मेरी नागरिकता, नहीं तो मैं यहीं पे अपने प्राण त्यागूँगा बैठे-बैठे कि जब मेरा कोई गुमनाम हूँ, मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तो मैं रह नहीं सकता हूँ इस समाज में। जब मेरे को पता ही नहीं मैं कौन हूँ, क्या हूँ, या मेरे को कहीं न्याय मिलेगा, मतलब इंसान ही नहीं हूँ मैं इनकी नज़र में, तो मैं यहाँ उत्तराखंड, आज मेरी आखिरी रात हो, मैं कल सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। कल ये सुबह आप हाँ, मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं एक तख्ती बनाऊँगा हाथ पे, उसपे ये लिखूँगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने मेरी पहचान और मेरी नागरिकता समाप्त कर दी है।
वो पूछते मैं पूरे रास्ते में लोगों से पूछते हुए दिल्ली तक जाऊँगा, केंद्र सरकार से पूछूँगा कि भाई अगर मैं अवैध कोई घुसपैठी हूँ तो मुझे फांसी दे दो आप। जैसे और घुसपैठियों के साथ होता होगा जो भी है, अगर मैं भी गलत तरीके से भारत में हूँ तो मुझे भी वही सज़ा दी जाए। लेकिन मैं ऐसा गुमनाम नहीं रह सकता उत्तराखंड में। जी। चलिए, पूरी कहानी सुनी आपने राकेश जी की, क्या कुछ हो रहा है इनके साथ, कैसे इनकी गिरफ्तारी कर दी जाती है कि जो गिरफ्तारी हमने आज तक सोची नहीं थी। उन्हें खुद नहीं पता कि उनकी गिरफ्तारी होती है, उन्हें ये नहीं पता कि क्या कुछ उनके पीछे हो रहा है। एक सोशल मीडिया पर एक मैसेज डालते हैं, उस वो मैसेज के सारे तुरंत मैसेज भी अभी भी मौजूद हैं, मेरे पास भी हैं, उनके पास भी होंगे। ऐसा नहीं, मतलब मैं जितनी बातें आपके पास बोल रहा हूँ, भले पीठ पीछे रुद्रप्रयाग दूर है, वो सारे चाहे कोर्ट में कहीं भी सबूत देना हो, सब सबूत दूँगा मैं। मेरा बोलना वो सब है, वो जो मैंने उस दिन भी वो 2 पोस्ट डाली थी, वो भी अभी भी मेरी फ़ेसबुक आईडी पे भी हैं। मतलब जो भी मेरा पूरा जीवन खुली किताब है, जो है वो खुला है एकदम से। चलिए क्या कुछ होता है, बने रहिएगा और राकेश जी का बिल्कुल सपोर्ट करना तो शायद बनता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।